हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। और इस दौर में जो अभी टॉपर्स का दौर चल रहा है, इस वक्त गेट 2022 के जब से रिजल्ट आया है तब से लेके अभी तक आप हर जगह इंटरव्यू का एक माहौल सा चल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इंटरव्यू को देखने के लिए मत आइए, कुछ सीख के जाइए। क्योंकि आप हर साल देखोगे आपको चेहरे दिखाई देंगे, हर साल आपको नए नए रैंकर्स दिखाई देंगे। वो तो अपना काम करके चले गए, उन्होंने अपना पूरी मेहनत किया पूरा डेडिकेशन के साथ, और वो हर एक चीज किया जिससे कि वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाए जो उन्होंने सोचा। कि कोई कोई अपने ड्रीम के क्लोज टू पहुंचता है, कोई एकदम एग्जैक्टली पहुंच जाता है, बट मेहनत उन्होंने बहुत किया है। तो आप अगर सिर्फ आके सिर्फ एक इंटरव्यू देखते हो कि इसने रैंक क्या अचीव किया, ये कहाँ से पढ़ाई किया, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होता है। हासिल आपको तभी होगा जब आप खुद मेहनत करोगे। जैसे कि हर एक सेशन में आपसे बोलता हूं, जो भी यहाँ पे टॉपर्स आते हैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, अपनी चीजें बताते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो चीजें किया तो उससे उनको रिजल्ट मिला। अब आप देखिएगा आप कितना कॉम्पेटेबल, अपने आप को कंफर्टेबल मानते हो कि आप उन सब चीजों का अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो कितना बेनिफिट मिल सकता है। फिर वो चाहे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे फिर एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, चाहे फिर एक जॉब गोइंग, हर तरीके के बच्चे आपको देखने को मिले हैं। जैसे मैं जॉब गोइंग के बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू कर चुका, आपको वहां से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जो थर्ड ईयर बच्चे, उनसे मैंने आपका इंटरव्यू करा रखा है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट यू दैट हैव टू डिसाइड दैट आई हैव टू डू दिस थिंग। मुझे करना है तो उसके लिए प्रॉब्लम अगर कुछ भी हो रही तो इट्स योर प्रॉब्लम, देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। Because I do not know about your family condition, I do not know what kind of problem you are facing at your home, I do not know what kind of relations you have with the people, I do not know. Then why are you asking every time that, sir, I don't have time, I have this problem, I have this problem? Nobody is going to listen you. Everybody just want results, everybody just want who is going to win this game. So this is all about winning the game, and the game is known as GATE examination, and this time this is the GATE 2022। और आज हमारे साथ हैं नवद सचदेवा, और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट 2022 में अपने आप को प्रूफ किया। ये लास्ट ईयर भी इन्होंने एग्जाम दिया जब ये कॉलेज में थी, लास्ट ईयर ही पास आउट इन्होंने किया है। लखनऊ के बहुत ही रेपुटेड कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आईईटी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आजकल उसका नाम चेंज हो चुका है। पहले यूपीटीयू नाम होता था, अब क्या हो चुका है उसके बारे में आपको क्या लेना देना है, बट यूपी का टॉप वन रैंकिंग का कॉलेज है जहां से इन्होंने एडमिशन लिया है, जहां से इन्होंने पढ़ाई किया। तो इन्होंने शुरू से ही एक कंपटीशन एनवायरनमेंट देख लिया है। जब इस कॉलेज पहुंचे होंगे तो भी उन्होंने एक कंपटीशन निकाल के ही वहां पहुंचे होंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन वहां से किया, बीटेक कंप्लीट किया लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर उन्होंने दिया भी गेट एग्जामिनेशन। उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, तो 16 लगभग 2000 के रेंज में इनकी रैंक रही थी, और उन्होंने इसको गलत साबित किया गेट 2022 में, जबकि पेपर काफी आसान था। इस साल रैंक लाना सबसे मुश्किल काम है, और वो इन्होंने करके दिखाया है। 377 रैंक इन गेट 2022, और ऑल इंडिया रैंक इस तरीके का अचीव करना आसान काम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं नवद को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत खुशियां पूरी जेनिक टीम की तरफ से, जेनिक के सभी स्टूडेंट की तरफ से, जो अपकमिंग स्टूडेंट जो 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन गेन करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आज आप उनको थोड़ा सा गाइड करिएगा, आप बताइएगा कि आपने किस तरीके से चीजों की इंगेज किया है। कॉलेज वालों के लिए बताइए थोड़ा सा, जब आपका कॉलेज खत्म हो गया तब आपने कैसे कैसे अपने आप को चेंज किया, और जो 2000 के आसपास जो रैंक आपकी थी, उस रैंक से इस रैंक तक आपको पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम टू जेनिक एजुकेशन नवद, और स्टार्ट हम करेंगे आपके रिएक्शन से। सबसे पहले, जिस दिन रिजल्ट आया आपको कैसा लग रहा था, आपका रिएक्शन, आपकी फैमिली का रिएक्शन? इट्स अ बिग डे फॉर यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। तो हाउ वाज द रिएक्शन एट होम? सर जब सबसे पहले रिजल्ट आया तो क्योंकि रिजल्ट बहुत रात को आया था तो यस। मैं तब देख नहीं पाई थी। मैंने नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे देखा कि मुझे काफी फ्रेंड्स के कॉल आए हुए थे कि रिजल्ट आ गया, तो पहले तो मैं घबरा गई
हम्म। क्योंकि जब मैंने आंसर की से मार्क्स लगाए थे तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ 500 प्लस के आसपास आएगी। हम्म। और जब मैंने रिजल्ट देखा मैं इतनी ज्यादा खुश हुई, मैंने तुरंत अपनी मम्मा को बताया, मैंने उनको हक किया। हम्म। ऊपर से मेरा भाई आ गया, वो भी हम्म। मुझसे मिलने आया कि नब्ता कितना रिजल्ट आया। तो हम्म। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, घर पे भी सब बहुत ज्यादा खुश थे। हम्म। तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। और ये बहुत ही यस सर। प्राउड मोमेंट होता है किसी फैमिली के लिए जब आप कुछ अचीव करते हो, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग यू एवरी टाइम, बिकॉज आप अच्छा करिए उसी के लिए वो इतने दिन से आप लोगों का सपोर्ट करते हैं। और जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होता तब तक थोड़ा सा अधूरा सा रहता है, मतलब कोई भी जर्नी, कोई प्रिपरेशन जर्नी हो या कोई भी जर्नी हो, फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी फैमिली ने यस हमेशा सर। आपको सपोर्ट करके रखा? कभी ऐसा तो नहीं फील हुआ फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया इस एग्जामिनेशन के लिए? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जब मैं फाइनल ईयर में थी, मैं कई बार सोचती थी कि मैं प्लेसमेंट ले लूं। हम्म। तो मेरे घर वाले ही मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा, तू जो चाहती है तू वही कर, अगर तेरे को लगता है तुझे थोड़ा टाइम चाहिए डेफिनेटली टाइम ले। हम्म। उसी टाइम मैंने हिम्मत की थी और मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप करूंगी हम्म। और अपनी रैंक को बेटर प्रूव करके दिखाऊंगी। ओके। तो हमेशा फैमिली का सपोर्ट सर मुझे पूरा मिला है। ओके, तो आप कुछ एक मतलब उन लड़कियों के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, जैसे मुझसे कई बार कुछ लड़कियां ऐसे मुझको मैसेज करती हैं और वो बताती हैं कि सर हमको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। और आपको बेटर आइडिया है कि मतलब हमारे देश में गर्ल्स को, वुमेन्स को मतलब इतना ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, इवन फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि if you want to do something and you want to take a drop a year or 2 year and you want to do something IT sector, you want to do something MTech, you want to do something else, तो उस टाइप मैंने देखा है कि जैसे एक लड़का होता है तो उसको अपनी चॉइसेस फुलफिल करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे मतलब मौके मिलते हैं ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ऐसा ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 10 सालों में। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे पेरेंट्स को, जो अभी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां प्रिपेयर कर रही हैं, कुछ ने ड्रॉप लिया, कुछ रिस्क पे हैं, अपने आप को समझती हैं, उनको बोल दिया कि अगर 1 साल तुमने प्रिपरेशन किया और तुम्हारा नहीं हो पाया तो तुम्हारा शादी करा देंगे, ये करा देंगे, तो उनके लिए आप जैसे युवा लड़कियों का उनके लिए ओपिनियन देना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सुन रहे होंगे और आपसे चाहेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए। प्लीज आप उनके लिए भी कुछ बोलिए। तो सर जब मैं स्कूल में थी, जब मैं बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रही थी, आईआईटी की कोचिंग के लिए, हम्म। मैंने अपने आसपास देखा था कि मेरे स्कूल में ही बहुत ही कम ऐसी लड़कियां थी जो कोचिंग कर रही थी। हम्म। मैक्सिमम लड़कियों का यही कहना था कि घर वाले कहते हैं इतने पैसे कौन लगाएगा कोचिंग हम्म। पे, और हम्म। क्योंकि बीटेक काफी महंगी होती है, बिल्कुल। गर्ल्स को लोग बीएससी एमएससी के लिए हम्म। मेनली प्रेफर करते हैं कि हम्म। यही हम्म। कर लो बेटा। हम्म। तो उस समय भी मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मेरे घर वाले, क्योंकि दोनों टीचर है हमेशा से, हम्म। मुझे उनका सपोर्ट मिला। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं हम्म। ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। और सबसे बड़ा रोल मैं कहूंगी मेरी मम्मी का ही रहा है। हम्म। क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ाई में हमेशा से काफी अच्छी थी, हम्म। लेकिन बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनके पापा चले गए। हम्म। तो मम्मी की शादी काफी जल्दी हो गई थी। हम्म। उनको पढ़ने लिखने का शौक था, वो काफी इंटेलिजेंट थी, तो हम्म। उनको वो मौका नहीं मिल पाया। तो उन्होंने हमेशा यही सोचा कि चाहे जो हो, अपनी बेटी को मैं जरूर मौका दूंगी, हम्म। उसको हमेशा वही दूंगी जो वो चाहेगी। तो उसी टाइम पे मैं बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और फिर मैंने जब बीटेक के बाद देखा तो प्लेसमेंट मिलते हैं, लेकिन एक होता है कि हम कहीं और जाना चाहते होते हैं। मैं चाहती थी कि अच्छी जगह काम करना, बिल्कुल। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना, और हम्म। जो मुझे उस टाइम इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। हम्म। तो मेरे घर वालों ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया कि पूरा टाइम लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो सर मेन रीजन इसका यही है कि पहली बात मेरे घर वाले एजुकेटेड हैं, हम्म। और दूसरी चीज कि खुद मेरी मम्मा ने भी सफर किया है काफी कुछ, उन्होंने भी, उनकी टाइम पे उनको नहीं मिली थी वो चांसेस। हम्म। तो उनको पता था कि कैसा लड़कियों को फील होता है जब उनको नहीं मौका मिलता। करेक्ट। तो इसलिए सर मैं बहुत खुश थी कि You मुझे must be हमेशा very सारी proud of your अपॉर्चुनिटी मिली। mother because she has यस सर, supported, आई एम वेरी because प्राउड ऑफ हर। because उनको जो प्रॉब्लम्स हुई, she understand the things कि एग्जैक्टली लड़कियों यस को सर। सपोर्ट की नीड होती है। भले हम समाज में कितना भी बोलें कि देयर इज इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन, इक्वालिटी इज देयर, इट्स जस्ट ऑन द पेपर ओनली ना, देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ओके, बट स्टिल वी आर सीइंग दैट कि वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। मतलब इवन कोचिंग्स में मैंने देखा, मेरे यहाँ भी बहुत सारे लड़कियां पढ़ती हैं जो ऐसा मुझको बताती हैं। अभी कल भी एक मैसेज मेरे पास आया, तो बोली सर मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसको मैंने कल बोला कि तू तैयारी कर और अपने पापा मम्मी से बोल, मैं ओपनली बोल रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उसका नाम भी है अनुप्रिया, उस बच्ची का नाम है। उसको रोक दिया गया कि तू प्रिपरेशन नहीं करेगी, हम नहीं 1 रुपए भी खर्च करेंगे। और लड़का है तो उसके लिए खर्च किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
उसको मैं कल ही उसको एक्सेस दिया हूँ अपने कोर्स का, गुरुकुल का। मैंने कहा तू बस पढ़ाई कर और तू टेंशन मत ले, लेकिन फिर चीट मत करना मेरे साथ, पढ़ाई करना ढंग से करना, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो अभी वो बहुत खुश है और अभी वो पढ़ाई कर रही है और उम्मीद करते हैं कि आप जैसा वो भी कीर्तिमान कुछ स्थापित करे अगले साल 2023 में। तो लड़कियों के लिए बहुत इंस्पिरेशन, और आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आपने इतना अच्छा काम किया, इतने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके अपनी फैमिली का, प्लस हमारी जेनिक की पूरी फैमिली में जितनी लड़कियां हैं और लड़कों को तो स्पेशली, उनको तो स्पेशली आपने मतलब एकदम उस मोड़ पे ला दिया है कि भाई मतलब लड़कियां भी हैं और लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा तेजी से बढ़ भी रही हैं। ओके, तो नवद मुझे बहुत प्राउड फील होता है आप लोग जब ऐसा करते हैं, और मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं लड़कियों का जो मेहनत करना चाहती हैं। और लड़के तो थोड़े बदमाश भी होते चले जा रहे हैं आज की दुनिया में, बट आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो फैमिली इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को आप कभी स्टॉप मत करिए। इट्स ऑल अबाउट लाइफ यार। वो बीटेक कोई लड़का हो लड़की अगर कर लिया है तो 10 20 30 40 50 हजार वो कमा लेगा, लेकिन एक बार उसको अपने मन की भी करने दो। उसको क्या करना है, वाई आर यू बॉदरिंग टू मच। आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब थोड़ी कि आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आप सोचिए, और इस तरीके के थॉट की बहुत नीड है। माता पिता स्पेशली रिलेटिव सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, और यहाँ पे नवद आप सभी के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल की तरह हैं। एक उन्होंने इंस्पिरेशन ऐसा क्रिएट किया है। तो नवद हम आगे बढ़ेंगे। अब आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, आप अपने एकेडमिक्स में जब आप थे, जैसे कि आपने आईआईटी से आप पढ़े हुए हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, लखनऊ से, तो कब आपके मन में आया कि मतलब मुझे गेट जैसे एग्जामिनेशन के बारे में आप जाने, और कब आपको लगा कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? उसके बाद कब आपने सोचा कि मुझे जेनिक जैसे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहिए? तो ये सारा प्रोसेस आपका कब से स्टार्ट हुआ? व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस थिंग? तो सर सेकंड ईयर के टाइम पे हम लोगों के कॉलेज से इंडियन ऑयल की विजिट हुई थी, क्योंकि ओके। लखनऊ में भी इंडियन ऑयल का एक है सेंटर। हम्म। तो हम लोग तब वहाँ पे गए थे। तो मैंने देखा कि वहाँ का मुझे वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। हम्म। मैं कई बार सोची थी कि काश मैं भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर पाऊँ, काश मुझे भी मौका मिले। हम्म। तब मुझे पता चला था कि गेट एग्जाम के थ्रू हमको ये अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। हम्म। एंड उसी टाइम मैंने सोचा था, उस टाइम मैं 4th सेमेस्टर में थी, तो मैंने सोचा था कि मैं शुरू करती हूँ इस बारे में सोचना। हम्म। तब मैंने जेनिक एजुकेशन का कोर्स परचेज किया था, और 4th सेमेस्टर के बाद से ही मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी। तो ओके। मेरा मेन जो मोटिव है वो था हमेशा से पीएसयूज में जाना। ओके। मैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहती थी। ओके, यस सर। मतलब आपने आपने अपना मोटिव हमेशा क्लियर रखा कि मेरे को मतलब, और आपको एक यस सर। इंस्पिरेशन मिला जब आप कभी ट्रेनिंग या किसी पर्पस के लिए आप आईओसीएल गए थे, तो वहां से आपको देख के बहुत यस अच्छा सर। लगा कि मतलब कि मुझे मौका मिलना चाहिए ऐसी जगहों पे आने के लिए। तो उस मौके के लिए ही तो इतने बड़े एग्जामिनेशन में फाइट करना पड़ता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसी जगहों यस पे सर। पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब आपने सेकेंड ईयर जब आपका लगभग एंड पे आ गया था, तो आपने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, और आपने थोड़ा थोड़ा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। जेनिक का आपने कोर्स भी ले लिया यस था सर। और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा क्या कमी रह गई थी लास्ट ईयर जो आप उस इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी आपने फाइट किया और आप लगभग 2000 की रेंज में आप रहे अपनी रैंक को लेके? तो क्या आपने देखा कि क्या कमी रह गई थी जो आप लास्ट ईयर फिर उसको एग्जीक्यूट करो, उन कमियों को दूर करके फिर आप इस पोजीशन तक पहुंचे? सर सबसे बड़ी कमी तो थी कोविड की वजह से। हम्म। हम लोगों के कॉलेज बंद हो गए थे, और उस रीज़न से मेरा कुछ दिक्कत आया था। मैं जब घर पे आई थी तो तुरंत मैं पढ़ नहीं पाती थी, मेरे कुछ नोट्स वगैरह भी मेरे पास नहीं थे। हम्म। और मैंने उस टाइम पे दोबारा से जैसे क्रैश कोर्सेज़ होते हैं जेनिक के, वहाँ हम्म। से पढ़ना शुरू किया था। हम्म। तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं इतना टाइम दे ही नहीं पाती थी कि मैं पढ़ भी पाऊँ, रिवीजन भी कर पाऊँ और साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाऊँ। हम्म। तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ में अपीयर नहीं हो पाई, मैं हम्म। बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज़ नहीं कर पाई। तो मैंने हम्म। नोटिस किया कि यही एक रीज़न था हम्म। कि शायद मैं लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाई। ओके। और फिर जब मैंने ड्रॉप किया, हम्म। तब मैंने अपनी वो सारी मिस्टेक्स पे वर्क करना शुरू किया, और इस रीज़न से मैं इस रैंक तक पहुँची हूँ सर। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जब कोई स्टूडेंट एक प्रिपरेशन करता है, सबसे पहली चीज तो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा हो सेशन को और किसी की रैंक 2000 हो, 3000 है, तो आपको डिमोटिवेशन फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत अच्छा किए हो। आप लाखों को पीछे छोड़ के आप इस पोजीशन तक पहुंचे हो, एंड यू हैव पोटेंशियल टू मेक इट मोर मेमोरेबल।
आप इसको और बेटर बना सकते हो, तो गिव अ ट्राई फॉर दैट वन। जैसे नवद ने दिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे देते हैं अपने आप को एक कोशिश और उसमें अच्छा भी करते हैं। तो आपको नवद क्या लगा कि जब आप एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हो, लाइक आप मार्च या अप्रैल से आप स्टार्ट करते हो, जैसे अभी 23 के लिए बच्चे आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तक अभी कोई जाग नहीं पा रहा था, सबके मन में रिजल्ट 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 ही पड़ा हुआ था सभी के मन में। तो फाइनली रिजल्ट इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर। तो अब आज से अगर एक बच्चा स्टार्ट करता है, तो कोई कोर्स ले लिया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। आपने सबसे चैलेंजिंग चीज क्या फेस किया, जो कि पूरी प्रिपरेशन में आपको हमेशा एक बच्चे को करना चाहिए, अदरवाइज उनके लिए बहुत दिक्कतें होंगी। जैसे कि जब एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट जब आप खत्म कर लेते हो, तो रिवीजन का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है, कहीं वो सब्जेक्ट नया जैसा ना बन जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बच्चों के साथ इशू क्रिएट होता है, टेस्ट सीरीज एक इशू क्रिएट होता है। तो आप इन 2023 के बच्चों को आप क्या बोलोगे कि इनिशिएट अगर कर रहे हैं तो क्या गलतियां उनको नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग से उनको ये चीज मेंटेन रखना चाहिए? तो सर जैसे मैं पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करूँ अपनी कि मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है उसे कैसे करना चाहिए। जब मैं स्टार्ट करी थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि हमारा जो दिमाग होता है वो सुबह के टाइम काफ़ी जल्दी ग्रैस्प कर पाता है, कोई भी करेक्ट। नया कंसेप्ट हम जल्दी सीख पाते हैं। तो मैं सुबह के टाइम के जैसे 3-4 घंटे सिर्फ नए टॉपिक सीखने में, नए कंसेप्ट कवर करने में देती थी। कोई भी नया सब्जेक्ट उठाना और उसको पढ़ना शुरू करना। मेरा मेन काम होता था कि सुबह के टाइम में सारे कंसेप्ट्स क्लियर करती थी, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ती थी, वीडियोज़ से पढ़ती थी। उसके बाद मेरा काम होता था कि शाम के टाइम मैंने जितने भी टॉपिक सुबह के टाइम पढ़े होते थे, मैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। करेक्ट। क्योंकि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा बेसिक आइडिया हमको देता है कि किसी भी टॉपिक से कैसा क्वेश्चन है जो गेट पूछता है। बिल्कुल। तो मेरा पहला मोटिव था कि मैं सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर लूँ। उसके बाद मैं रात के टाइम जैसे 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल के मैं जितना भी दिन में पढ़ा होता था उसको समराइज़ करती थी और शॉर्ट नोट्स बनाती थी। ओके। जैसे हम 1 दिन के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम लेकिन नहीं हम एक लगता, पूरे महीने के बनाते हैं बहुत तो टाइम हमें लगता ज़्यादा है। टाइम लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो मैं रात के टाइम उन सारे नोट्स को समराइज़ करती थी, इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला लिखती थी और इससे होता था कि जो भी चीज़ें पढ़ी होती थी वो एक शॉर्ट वे में रिवाइज़ हो जाती थी। बिल्कुल। और ये काम मैं हफ्ते में 5 दिन करती थी और लास्ट के 2 दिन सैटरडे, संडे को मैं वो जितना भी उस वीक में पढ़ा होता था, सब उस रिवाइज पूरे को करते थे। रिवाइज़ करती थी। बिल्कुल। क्योंकि सर रिवीजन होता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग होते हैं कई बार शुरू कर देते हैं पढ़ना और फिर पढ़ते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पुरानी चीज़ें सब भूल जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब हम रिवाइज़ करते रहते हैं तो ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपके दिमाग से निकलता नहीं है। तो वो 2 दिन मैं सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करती थी। पूरा रिवीजन मैं उस वीक का उस 2 दिन में कर लेती थी और फिर ही मैं नए सब्जेक्ट पे मूव ऑन करती थी। ओके। तो इस वे में मेरी कोई भी चीज़ दिमाग से नहीं निकलती थी। लेकिन नवद, जितने आसानी से आपने इस चीज को बताया है, क्योंकि ये आपने जो जो स्ट्रेटजी बताया, दिस इज एक्चुअली द आइडियल स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन फॉर एवरीवन। ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट इसको लंबे ड्यूरेशन तक फॉलो अप करना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। बिकॉज स्टूडेंट यस सर। 2 दिन फॉलो करता है, 3 दिन फॉलो करता है, 10 दिन फॉलो करता है और वो धराशायी हो जाता है। और जो आपने एक बात कही है, मॉर्निंग का मैं बहुत फेवरेबल रहता हूं। आप अगर जब आप कर रहे होगे जेनिक के कोर्सेज, तब भी आप ग्रुप में रहे होगे, तो मैं हमेशा बोलता मॉर्निंग उठो, मॉर्निंग उठो, मॉर्निंग में चीजें किया करो, एकदम सुबह उठो। मैंने एक बार यूट्यूब पे मैंने एक सीरीज भी चलाई थी, जी सेवियर नाम की, जेनिक एजुकेशन चैनल पे। तो उसमें यस मैंने सर। ये क्रिएट किया कि मैं कहा सुबह उठने के मैं उठाऊंगा, कैसे भी करके उठाऊंगा, मैं खुद 5 बजे उठूंगा, तुमको भी उठाऊंगा। तो मैंने ये कोशिश हमेशा की, इसलिए कि मुझे हमेशा से लगता है कि सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है, माइंड बहुत शार्प आपका काम करता है और नई चीजें आप पढ़ते हो बहुत जल्दी एब्जॉर्व करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सुबह तो उठते ही नहीं कोई, बच्चे तो खास करके नहीं उठते, वो तो मुंह बाक उठते हैं 10 बजे जाके। तो उस केस में आपने जो स्ट्रेटजी बताई कि डेली पढ़ना है, उसके बाद आप बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी आपने शेयर किया और ये आपने किया तभी आप यहां पहुंच पाए हो। पूरे चीज पढ़ना, पीवाईक्यू फिर आप शाम को करते, फिर आप पूरा समराइज करके उसका शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते थे। दिस इज द बेस्ट वन स्ट्रेटजी वन शुड फॉलो। बट ये फॉलो नहीं कर पाते, इस मोटिवेशन को आपने कैसे इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैसे मेंटेन किया इस चीज को, और बच्चों क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि उनसे तो हो नहीं पाता ये चीज? सर एक्चुअली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। मैं भी चीज़ों से बोर हो जाती थी। कई बार होता था कि मन नहीं करता था पढ़ने का। लगता था कि बस थक गए हैं यही-यही फॉलो कर के। तो मेरे पास एक डायरी थी। मैं उसको डेली
डेली प्लानर बोल सकते हैं उसको, मैं डेली हम्म प्लानर की तरह रखती थी हम्म और मैं उसमें हर दिन सुबह उठ के एक नया शेड्यूल बनाती थी। हम्म जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट कवर होते जाते थे, मैंने उसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर लिए थे कि मैं हर दिन 1 घंटे का या 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट दूंगी, टॉपिक हम्म वाइज, सब्जेक्ट वाइज। हम्म तो मैं हर दिन अपना चेंज करती थी शेड्यूल। कभी जैसे मैं सुबह के टाइम PYQs करती थी और हम्म बाद के टाइम पढ़ती थी, हम्म और कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं किसी दिन अ, सुबह के टाइम जैसे रिवीजन करती थी और हम्म शाम के टाइम कुछ नया पढ़ती थी। तो मैं हर दिन अपना शेड्यूल चेंज करती थी। हम्म होता ये है कि जैसे सर हम कभी भी नया टाइम टेबल बनाते हैं, हम्म तो हमारे अंदर एक एक उत्साह होता है, हमेशा हाँ, अलग एक्साइटमेंट होता है उसको एक्साइटमेंट फॉलो होता है, करने का। यस बिल्कुल करेक्ट। लेकिन जब हम सेम चीज फॉलो करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो बोर हो मैं उस जाते हैं। डेली प्लानर में रोज अपना रूटीन चेंज करती थी। हम्म पढ़ती सब कुछ ही लेकिन चेंज करके, कभी कुछ कभी कुछ, तो हम्म उससे में मेरा कवर भी सब होता था, मैं हम्म बोर भी नहीं होती थी हम्म और मेरे पूरे आवर्स एकदम प्रॉपर यूटिलाइज होते थे, क्योंकि मैं बिल्कुल। अपना 100% एफिशिएंसी से करती थी सर। हाँ, ये यस जितनी सर। चीज़ें आपने बताया ये बहुत अच्छी बात होती है। जब आप एक रिपीटेशन, जैसे एक ही खाना आप लगातार 30 दिन खाओ ना, तो मन उचट सा जाता है, चाहे वो कितना प्यारा खाना क्यों ना हो। ओके, चाहे आपकी सबसे फेवरेट डिश जो होगी ना, जिस जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी, उसको भी आप लगातार 10 दिन यस खाओगे ना, तो बोर हो जाओगे उस चीज़ से। तो ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो अपने आप को, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बोली कि अपने आप को डेली आवर को कम मत करो, मतलब आपको जितना डेली डिवोट करना आप यस डिवोट सर। उतना ही करना है, लेकिन आप अपने शिफ्टिंग को चेंज कर सकते हो। सुबह हो सकता है आपका आज मन कर रहा है रिवीजन का, आप रिवीजन करिए, टेस्ट देने का मन कर रहा है टेस्ट दे लीजिए। तो लेकिन अपना रूटीन मत गड़बड़ाइए कि आप 6 to 7 आवर आपको देने हैं तो देने हैं, उसको फिक्स रखना है। दैट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड, वो कंप्रोमाइज होगा तो दिक्कतें आपके लिए क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस चीज के लिए नवद आप क्या बोलना चाहोगे? लेकिन इन्हीं सब चीजों के लिए बच्चे दिन भर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू टेक दिस, हाउ टू राइज अर्ली, हाउ टू स्लीप, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, हाउ अगर यूट्यूब पे लिख दोगे तो कम से कम 10 लाख वीडियो आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के ऊपर। देन बच्चों की बात, सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आती? आप युवा हो, आप भी उसी माइंड जोन में हो जो युवाओं का होता है माइंड जोन। तो आपको क्या लगता है कि एवरी टाइम सर्चिंग, एवरी टाइम मोटिवेशन, एवरी टाइम सर्चिंग मोटिवेशन ऑन द यूट्यूब एंड ऑल, आप सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किए? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के बच्चों की। सोशल मीडिया इज गोइंग टू किल द यंगस्टर्स इफ दे विल नॉट यूज इट इन अ फ्रूटफुल वे। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए तो आज के यंगस्टर को ये सोशल मीडिया बर्बाद करके रख देगा। आप इससे कैसे बचे? मतलब रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बड़े एडिक्टिव होते हैं ना, ये सारी चीज बहुत बड़ा एडिक्शन होता है इन सब चीजों का। तो आपने कैसे इन सब चीजों को मतलब यूज भी किया, कंट्रोल किया, कैसे किया आपने इन सब चीजों से अपने आप को दूर? सर सबसे पहली चीज, जैसे हमारे फोन पे सेटिंग्स में जाओ तो पता चलता है कि हम कितनी देर स्क्रीन यूज कर रहे हैं। हम्म मैं हर रात को चेक किया करती थी कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना था। हम्म मैं देखती थी कि बहुत ज्यादा होता था तो मुझे खुद ही रियलाइज होता था, मुझे खुद ही गिल्टी फील होने लगती थी कि आज मैंने बहुत ज्यादा फोन चला लिया। हम्म और वही रील्स की बात है तो मैं खुद भी इंस्टाग्राम रील्स की बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि मुझे खुद का एडिक्शन था, मैं भी करेक्ट। बहुत देखती थी। फिर हम्म जब मैंने ये देखना शुरू किया, मैं एक्चुअली मॉनिटर करती थी अपनी हम्म एक्टिविटीज को। हम्म कहीं ना कहीं जब हमको पता होता है कि हमें कुछ अचीव करना है तो हमें खुद पे भी पूरा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। मैं मॉनिटर करती थी कि मैं कितनी देर टीवी देख रही हूँ या कितनी देर फोन चला रही हूँ। हम्म तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम तुरंत मैंने डिलीट कर दिया था, अनइंस्टॉल किया था। हम्म कुछ दिन तो मुझे भी दिक्कत होती थी कि यार आदत तो थी, मुझे मन नहीं करता था कि फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। करेक्ट। पर फिर धीरे धीरे जब आप अब, और सबसे पहली चीज, एक और चीज ये भी होती है कि मोटिवेशन की बात करें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हम कितना भी ले लें, कहीं ना कहीं वो खत्म हो ही जाता है। खत्म हो ही जाता है टू लेकिन अगर डेज में। हमें मालूम है, हम्म यस सर, लेकिन अगर हमें पता है कि हमें कुछ अचीव करना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम्म और हम नहीं चाहते कि एक और अटेम्प्ट दोबारा दें, हम्म तो अपनी इसी अटेम्प्ट में हमें 100% देना ही होगा। तो कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन आती है। मैं करेक्ट। खुद ही पढ़ने बैठ जाती थी कि हम्म आज मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, या आज मैं घूमने चली गई, बिल्कुल। या आज मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर ली। तो हम्म फिर मैं आती थी, पढ़ने बैठ जाती थी, और फिर उस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए कम से कम हफ्ता भर खुद को बिल्कुल कंट्रोल रखती थी। बिल्कुल। तो मैं इंटरनल मोटिवेशन पे ज्यादा डिपेंड करती हूँ कि मोटिवेशन तो अंदर से ही आता है।
और वो और उसी आना भी वजह से चाहिए। मैंने और खुद को काफ़ी कंट्रोल किया। मोटिवेशन यस तभी सर। अंदर से आपके आएगा जब आप अपने टू डू लिस्ट जो आप करते हो, डेली का जो प्लान करते हो, जब आप उसको कंप्लीट करते हो ना, तो एक बड़ी प्यारी सी नींद आती है और बहुत अच्छा यस मोटिवेशन सर। मिलता है कि सुबह मुझे फिर से यही करना है। और अगर डेली किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंसान को डेली गिल्ट की भावना कहीं से भी आ रही है, किसी भी चीज की एक गिल्ट की भावना आ रही है, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप कुछ गलत कर रहे हो। अब आप या तो उसको सुधार लो या तो उसको कंटिन्यूएशन में रखो। तो मतलब वो गिल्ट की भावना हमेशा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप कहीं सड़क चलो, आपको 2000 की कोई नोट गिरी हुई मिलेगी, तो फर्स्ट टाइम जब आप उठाओगे उस नोट को, तो एक मन में आएगा, मन जरूर रोकता है कि तुम्हारा पैसा नहीं है, लेकिन स्टिल एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, उसको पिकअप कर लेता है। तो गिल्ट हमेशा मेंटेन होता है। तो इसी तरीके से जब स्टूडेंट सुबह उठता नहीं है, जब वो डेली अपना टास्क नहीं कंप्लीट करता है जितना उसको दिया जाता है, या जो प्लान आउट करता है, तो रात में ऑब्वियस सी बात आपको टेंशन होगी। फिर आप यूट्यूब ढूंढोगे, फिर आप संदीप महेश्वरी वीडियो ढूंढोगे, फिर आप कहोगे सर ये कैसे प्रिपरेशन करें। मुझे तो नहीं लगता नवद 10 बार मैसेज की होगी मेरे को कि सर ये बताइए टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट मारूं, ये कैसे अटेम्प्ट मारूं, इसलिए कि वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए उस चीज को। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है। नवद, आप जैसा जो आप बताए हो ना अभी मेरे को, लिटरली मैं बता रहा हूं, अभी तक किसी भी इंटरव्यू में मैंने नहीं सुना ऐसी चीज को जो आप फॉलो अप कर रहे थे। वो बहुत ही एक आइडियल मतलब सिस्टम है और उसको आपने फॉलो किया। दैट्स वेरी हार्ड वर्क, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है इस चीज को फॉलो अप कर पाना। एंड मैं हैट्स ऑफ यू, मतलब इतने चीज़ों का आपने बहुत ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों किया। और इसका मैं एक क्लिपिंग भी डालूंगा यूट्यूब पे, स्पेशली इस सेक्शन का जितना आपने बताया इस प्रिपरेशन को। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी व्हाट शी हैज जस्ट एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो नवद, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि आपने जैसे कि टेस्ट बच्चे थोड़ा सा मतलब कई बार 1 2 3 4 कई बच्चे तो इतने पागल हो जाते हैं, 10 10 इंस्टीट्यूट के टेस्ट लेके बैठे रहते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज में आपने कैसे मतलब कितने टेस्ट को आपने देखा और कितने इंस्टीट्यूट का आपने टेस्ट ले रखा था जिससे कि आपको लगा कि इतना सफिशिएंट है मेरे लिए? सर मैंने ज़्यादा इंस्टीट्यूट का नहीं लिया, मैंने सिर्फ़ 2 का लिया, हम्म। जिसमें से एक तो मैंने पूरा कंप्लीट किया, हम्म। कोई भी टेस्ट मैंने नहीं छोड़ा, ओके। और दूसरा वाला मैंने कुछ हाफ के आसपास कंप्लीट किया। अराउंड 150 प्लस मॉक टेस्ट मैंने दिए। सबसे पहली चीज़ होती है सर कि मॉक टेस्ट के टाइम होता क्या है, हम लोग अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे स्टार्टिंग में बहुत गंदे मार्क्स आते थे। मैं सोचती थी नहीं दूंगी, अब नहीं दूंगी, जब हो जाए मैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन करूंगी, टेस्ट तो मैं नहीं दूंगी। फिर अगले दिन ही मुझे रियलाइज होता था कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे तो क्या ही हो गया, कौन सा कोई नंबर कहीं पे पब्लिश होने वाले हैं। मैं करेक्ट। सोचती थी कि कम से कम इसी बहाने मेरे को टाइम मैनेज करना आ रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि मैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमको कई बार पीवाईक्यूज में नहीं मिलते। नहीं वो मिलते। क्वेश्चन हम कई बार देख चुके होते हैं, यहाँ वहाँ हमको दिख ही जाते हैं। हम्म। तो वो नए क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज में ही हमको मिलते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक रूटीन बनाई थी अपना कि मैं हर दिन टेस्ट देती थी, हम्म। कभी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, या कभी और मन नहीं होता तो कुछ क्विज ही दे देती थी, लेकिन मैं हम्म। देती जरूर थी हम्म। ताकि हर दिन मैं क्वेश्चंस के साथ रहूं। हम्म। तो इसी रीजन से मैंने अपने पूरे मॉक टेस्ट खत्म किए थे और लास्ट तक आते आते मेरा स्कोर काफी अच्छा जाने लगा था। ओके। तो ये मेरे लिए, और जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मैं यही चीज को चैलेंज की तरह लेती थी कि अब मैं एक बार टेस्ट जरूर दूंगी हम्म। अपने नंबर बढ़ाने के लिए। मतलब तो मिस्टेक्स मैं को कभी आप मॉक टेस्ट हमेशा देने से डरी नहीं। मिस्टेक्स को आप हमेशा अपने मतलब फाइंड आउट करके उसके बाद फिर आप उसको रेक्टिफाई यस नेक्स्ट सर। टेस्ट में आप करते रहते थे। तो एक तरीका ये होता है कि आप या तो इतने बढ़िया तरीके से अपनी लर्निंग क्रिएट कर लो, इतनी बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस क्रिएट कर लो कि आप चाहे 2 ही मॉक टेस्ट दो, आप एग्जाम में फोड़ फाड़ दोगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपसे मिस्टेक्स अगर हो रहे हैं तो आप अपने काउंट को बढ़ाइए, प्रैक्टिस को बढ़ाइए, आप अपने मॉक टेस्ट को बढ़ाइए। 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 10 15 टेस्ट जब आप देते हो तो आप लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है नवद कि हर एक टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट भी होना इंपॉर्टेंट है। कि आप किसी यस सर। नेगेटिव मार्क्स को कम कर रहे हो, पहले ज्यादा कर रहे थे अब कम कर दिया। अगर स्टैग्नेंट चल रहा है टेस्ट, मतलब वही मिस्टेक रिपीटेडली फिर से हो रही है, वही गलती फिर से हो रही है, तो इसका मतलब फिर वो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर वो मतलब रिपीट ही कर रहे हो, तो इससे बेटर भाई पहले उसको अच्छे से नोट से देख लो, लेक्चर से देख लो, एटलीस्ट वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करिए जो आपने 1 टेस्ट या 2 टेस्ट में मैक्सिमम आपने कर दिया है। तो मिस्टेक्स के लिए बच्चों सर को आप इस क्या चीज बोलना के लिए चाहोगे? हाँ।
यस सर। हम्म, इसी चीज़ के लिए सर मैंने अपनी एक मिस्टेक्स कॉपी बना रखी थी हम्म, और देखा जाए तो मेरे पास 2 छोटी कॉपीज़ हैं, हम्म, जो मेरी मिस्टेक्स कॉपी हैं। हम्म, और मैं हर टेस्ट के बाद उसमें मिस्टेक्स लिखा करती थी अपनी। मैं उसमें ये कंसेप्ट भी लिखा करती थी कि ये कौन-कौन से कंसेप्ट है जो मेरे वीक हैं। ओके, और मैं हर अगले टेस्ट देने से पहले उन सबको रिवाइज़ करती थी। मुझे ओके, रट जाता था कि ये मिस्टेक मैंने लास्ट टाइम की थी, अगली बार मेरे से गलती से भी वो मिस्टेक दोबारा नहीं होती थी। हम्म, तो मेरे हिसाब से मिस्टेक्स कॉपी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको लगातार रिवाइज़ करते रहना। बहुत तो मैं जरूरी है। अपनी मिस्टेक्स कॉपी को हमेशा रिवाइज़ करती थी। मैं हम्म, एग्ज़ाम से भी 4 दिन पहले तक सिर्फ़ अपनी मिस्टेक्स कॉपी ही याद कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि यही वो मिस्टेक्स हैं जो पेपर में हो सकती हैं। हाँ, मैं इतना याद करके गई थी कि वो मेरी कोई मिस्टेक दोबारा कभी ना हो। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर जो वो। चीजें आपको आती वो तो आपसे बनी जाएगा, जो आपसे क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट बनते चले गए, टेस्ट आपने दिया तुरंत लग गया, तुरंत लग गया, वो आपसे 2 महीने बाद भी वो क्वेश्चन बनेगा आपसे। लेकिन जो क्वेश्चन आप अटके 1 मिनट भी अटके, आधा 20 सेकंड भी अटके, तो इसका मतलब उसमें कुछ इशू है, वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है। तो आप मिस्टेक कॉपी एक टॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपर्स ने इस बात को हाईलाइट किया है कि अपनी मिस्टेक कॉपी जरूर बनाइए। आप देखिए नवद ने भी यही चीज बताया, आपको नीलाद्री ने भी यही चीज बताया, आपको निशांत ने भी यही चीज बताया, आपको प्रणीत ने बताया, हर बच्चे ने ये बताया कि मिस्टेक कॉपी जरूर बनाइए अपनी। कोई मिस्टेक आप उसको नोट डाउन करिए और ट्राई करिए नेक्स्ट उस मिस्टेक को मैं रिपीट ना करूं। तो नवद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेन मेन पॉइंट को कवर अप किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेस्ट तो सारी चीजें नॉर्मली रहती हैं, सभी बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन आपने सबसे अच्छा जो पार्ट मुझे लगा, जो बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा फॉलो करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप सुबह से शाम तक आपने कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं बना रखा मुझको 2 घंटा यही सुबह करना है, 3 घंटा यही मेरे को करना है, लेकिन आपने अपना एक डेली का एक रूटीन जरूर बनाया था कि आज के दिन मुझको ये चीज मुझको करना है। और रात के वक्त आपने अपना एक सिस्टम बनाया कि मैं पूरे दिन भर की चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में उतारूंगी, देखूंगी और रिकॉल करके, ऐसा नहीं नोट्स खोल खोल के मैं फॉर्मूला नोट करूंगी, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। नेक्स्ट आपने जो आप 30 मिनट 60 मिनट जो आप पूरे दिमाग में पूरे दिन भर चीजों को रिकॉल करते थे, दैट इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है और ये आदत किसी भी स्टूडेंट को इस मुकाम तक ले जा सकती है अगर वो इसको ट्राई करता है। तो सभी स्टूडेंट मैं कहूंगा इसको जरूर करिए। और मैं भी बहुत फोकस करता हूँ रिवीजन, हम लोग चिल्ला चिल्ला थक जाते हैं बच्चों को, रिवीजन करो बेटा, असेसमेंट करो बेटा। बच्चे को बोलूंगा 900 बच्चे रहेंगे ग्रुप में, बोलूंगा टेस्ट दे बेटा, 50 ठो अपीयर करेंगे। रेस्ट बच्चे कहेंगे सर हमारा तैयार नहीं, तो वो कभी जिंदगी में नहीं तैयार होगा। मतलब जब तक आप डरते रहोगे आप कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आप टेस्ट ही करने से डर रहे हो। 90% बच्चे बेटा टेस्ट ही नहीं देना चाहते हैं, उनको डर लगता है कहीं 1 नंबर पर आ गए तो मतलब फिर क्या होगा मेरा। तो जैसे उनको ये है कि गेट जाऊंगा सीधे मैं 90 नंबर ही फोड़ के आऊंगा, सर टेस्ट वेस्ट नहीं देने वाला मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट करना खुद को बहुत जरूरी है। तो नवद आप लास्टली एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जेनिक के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अभी हम लोग जितनी चीजें आपने बताई हैं उसमें से काफी सारे पॉइंट पे हम लोग काम कर रहे हैं गुरुकुल बैच में। आपके शायद कोई आपके दोस्त वो शायद अगर बताए हो आपको, आई डोंट नो अबाउट दैट। गुरुकुल बैच इज रनिंग राइट नाउ फॉर गेट 2023। और क्योंकि बच्चा खुद नहीं कर पाता, जो आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताया खुद नहीं कर पाता, तो हमने कहा या तो तलवार लटका करवाई जाएगी या तो तुम सेल्फ कर लो। दो में से एक तरीका आपको मतलब तरीका अपनाया जाता है किसी भी प्रेशर को हैंडल करने के लिए। तो जेनिक साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे अबाउट द जेनिक एजुकेशन? सर लास्ट चीज़ तो मैं ये सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने जेनिक एजुकेशन परचेज़ किया था, उस टाइम पे कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं होती थी, जो आपको पेन ड्राइव या जीडी कोर्स प्रोवाइड करे। हाँ, फर्स्ट आपको टाइम हर वी हैव कोचिंग में जाना इंट्रोड्यूस्ड। ही पड़ेगा। करेक्ट। यस सर। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होती है कि आप कोचिंग जा रहे हैं, फिर कोचिंग आ रहे हैं, आने-जाने में ट्रैफिक में आपका टाइम काफ़ी खराब हो जाता है। हम्म, तो बच्चों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। दूसरी हम्म, चीज़ ये होती है कि वहाँ कोचिंग में आपको कंटीन्यूअस पढ़ा रहे हैं, तो आप हम्म, कई बार आपका दिमाग थक जाता है। हम्म, जेनिक के केस में ये था कि जब मेरे पास पीडी कोर्स था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको पूरे टाइम पढ़ना है। हम्म, मैं तब पढ़ती थी जब मैं 100% एफिशिएंसी पे होती थी। मैं हम्म, सुबह उठ के 2 वीडियोज़ देखती थी, हम्म, फिर मैं थक जाती थी तो मैं ब्रेक लेती थी, फिर मैं हम्म, शाम के टाइम 2 वीडियोज़ देखती थी, फिर मैं हम्म, रात को 2 देखती थी। हम्म, मैक्सिमम 6 टू 7 वीडियोज़ देखती थी। हम्म, तो बेस्ट थिंग ये होती थी मैं जब भी पढ़ने बैठती थी, मैं हर चीज़ प्रॉपर वे में कर सकती थी, मैं एकदम थकी हुई नहीं होती थी। हम्म, जो समझ नहीं आता था मैं दोबारा
दोबारा से पढ़ लेती थी। हम्म और दूसरी चीज़ कि जेनिक में मेरे को ये अच्छा लगा था कि आपका और सोहेल सर का स्पेशली जो हम्म पढ़ाने का तरीका था वो काफ़ी यूनिक था। हम्म जैसे सोहेल सर ने एक थेवेनिन कांसेप्ट पढ़ाया था पावर सिस्टम में, बिल्कुल जो बिल्कुल। शायद ही कोई कोचिंग नहीं पढ़ाती नहीं, हो। कभी नहीं पढ़ाते। उसके थ्रू यस सर, उसके थ्रू क्वेश्चन बहुत ही ईज़िली हो जाते थे। बिल्कुल। आपका जो वे था, आप चीज़ों को समझाते थे तो एक कहानी की तरह बताते थे। हम्म हर कोचिंग में ऐसा नहीं मिलता। तो हम्म मेरे हिसाब से तो मुझे ये वे ही बहुत यूनिक लगा था। इसी इंटरेस्ट से मैं पढ़ती चली गई और इसी वजह से मैं शायद इतना इंटरेस्ट ले पाई गेट की प्रिपरेशन में। जैसे बिल्कुल। जेनिक का तो मुझे बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आपने ये इसमें आप लोगों का एफर्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सेल्फ जो कंट्रोल होता है वही सबसे मुश्किल काम होता है, जो आपने प्रूफ किया है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ आपकी स्ट्रेटजी। मैं डेफिनेटली इस क्लिप को मैं एडिटर को बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन क्लिप को काट के अलग से भी एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। और मैं कभी चाहूँगा नवद, आपको कभी भी टाइम लगे तो मैं आपको चाहूँगा कि बच्चों को, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी बात किए हैं इस वीडियो में, तो कभी आपको अगर यस टाइम सर। मिले तो आप डेफिनेटली एक वीडियो शूट करिएगा प्रॉपर 10 to 15 20 मिनट्स का। और इस पूरी स्टडी का बहुत ही अच्छे तरीके से एलोबरेट करके आप एक वीडियो मुझको जरूर भेजिएगा। मैं बच्चों, सभी बच्चों को आपकी तरफ से मैं चैनल पे डालूंगा। तो ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, अगर जब भी आपको समय लगे 23 बच्चों के लिए ये अपनी स्ट्रेटजी जरूर बताए, क्योंकि मतलब ये बहुत अच्छी स्टडी आपकी है और एवरीवन मस्ट नो अबाउट दिस वन। इस वीडियो में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, कुछ बच्चे देख पाएंगे क्योंकि बीच का पार्ट होगा वो चीज। तो मैं चाहूंगा उसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाइएगा और मुझे भेजिएगा, मैं उसको चैनल पे जरूर अपलोड कराऊंगा। ओके नवद, श्योर सर। तो आपका फाइनल गोल श्योर फिर सर। क्या है? फिर फाइनल गोल, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव। सर मेरा फाइनल गोल है कि मैं पब्लिक सेक्टर में जाना चाहती हूँ ओके। और उसी के लिए मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल, आप करते रहिए, इंटरव्यू के लिए अपने आप को रेडी करिए। और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता यस हूं कि सर। आपके इस रैंक पे डेफिनेटली कॉल्स आपको जरूर आने वाले हैं। वो श्योर शॉट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यस अपनी सर। इंटरव्यू की तैयारी पे पूरा फोकस रखिए, और कुछ भी लगे आप डेफिनेटली जेनिक को बताइएगा। हमारी तरफ से जो हो पाएगा हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत बहुत वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच for your time and for your effort for everything whatever you have told to the student। और सभी बच्चों में बोलूंगा कि नवद को सुनिए, लेकिन सिर्फ सुनिए मत, उसको इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करिए। और नवद से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए जब भी उनको समय लगेगा 15-20 मिनट्स का, जिसमें प्रॉपर वो अपना शेयर करेंगी, प्रॉपर एक स्ट्रेटजिक वे यस में सर। कि कैसे कैसे उन्होंने पूरे टाइम को यूटिलाइज किया था। ठीक है नवद, तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर आपसे मुलाकात हम लोग फिर से करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी बच्चों को। तो आप कृपया करके उनको गाइड जरूर करिएगा। ओके। थैंक यू सर। ओके डियर। ओके।